नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश भर में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई है और इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अहिल्याबाई होलकर को नमन किया है और नमन करते हुए कहा कि देश में ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने देश के लिए अनेक कार्य किए, लेकिन वो सब गुमनाम रहे। पीएम मोदी के नेतृत्व में ऐसे सभी महान विभूतियों को भी आगे लाने का काम किया जा रहा है। अहिल्याबाई होलकर ने देश में अनेक धार्मिक स्थल बनाए जाने के साथ ही उत्तराखंड में भी बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित हरिद्वार में अनेक धातुओं का निर्माण भी किया है। आपको बताते चलें कि अहिल्याबाई की जयंती है और जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनको याद किया और कहा कि उन्होंने तमाम मंदिरों का निर्माण करवाया, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो या फिर हरिद्वार में जितने भी मंदिर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार उन्होंने तमाम तरह के काम जो हैं वो किए हैं और उनको उनके जन्मदिवस पर याद किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर अहिल्याबाई होलकर को याद किया है और याद करते हुए आपको बताते चलें कि 300वीं जयंती की अहिल्याबाई होलकर जी का पूरा जीवन लोक सेवा को समर्पित रहा है और उसको लेकर आज उनके 300 वर्ष उनके जन्म के पूरे हो रहे हैं। उस अवसर पर पूरे देश के अंदर ऐसे महापुरुष, ऐसे लोग, ऐसे विशिष्ट महानुभाव जिन्होंने देश के अंदर अनेक कामों को आगे बढ़ाया, जन सेवा की, लेकिन वो सब गुमनाम रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे सभी महान विभूतियों को आगे लाने का काम हो रहा है। अहिल्याबाई होलकर ने अनेक धार्मिक स्थानों का निर्माण किया, अनेक प्रथाओं का अंत किया, देश के अंदर अनेक बड़े बड़े धार्मिक स्थल बनाए। उत्तराखंड में भी हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ जी का और हरिद्वार में अनेक घाटों का निर्माण किया। इसलिए हम उनकी जयंती पर उनको नमन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर समाज, देश में आगे बढ़ने का जो है संकल्प लेते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कोर्ट के फैसले के बाद में कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हल्द्वानी में पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन अब भी असली सच सामने आना बाकी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन वीवीआईपी लोगों के लिए साजिश रची गई थी, उनका नाम अब तक सामने नहीं आया है। सरकार इस पर अभी भी चुप है। उन्होंने ये भी कहा कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी। अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो साक्ष्य मिटाने वालों और बुलडोजर चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की दोबारा एसआईटी की जांच भी करवाई जाएगी। आपको बताते चलें कि इस दौरान रिजॉर्ट के आसपास 40,000 फोन की लोकेशन, 800 सीसीटीवी कैमरे की जांच के बाद में वीआईपी का राज नहीं खुल पाया है। घटना के दिन अंकिता भंडारी ने अपने मित्र पुष्पदीप को रिजॉर्ट में वीआईपी के आने की जानकारी दी थी। उसने ये बताया था कि पुलकित आर्य उस पर एक बड़े वीआईपी को अतिरिक्त सेवा देने के लिए दबाव डाल रहा है और साथ ही 23 सितंबर को अंकिता भंडारी हत्याकांड के खुलासे के बाद में मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि एसआईटी ने वनंतरा रिजॉर्ट के आसपास 40,000 फोन नंबर की लोकेशन की जांच की। ऋषिकेश से हरिद्वार तक 800 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली। एसआईटी टीम ने वनंत रिजॉर्ट के पास से मिली फोन नंबर की लोकेशन को ट्रेस किया, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की है और आने वाले लोगों से भी पूछताछ की गई है। न्याय के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण लोग हैं और आज लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि पत्रकारिता दिवस है, लोकतंत्र के प्रहरियों के का दिवस है आज। तो आपको तो मैं बधाई देता हूं और अंकिता हत्याकांड में न्याय हमको मिला है। राजधानी देहरादून में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मानसून सीजन से पहले आपदा प्रबंधन को लेकर सभी तैयारियों को परखने के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इस कार्यशाला में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं।
अधिकारियों को उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। कार्यशाला में प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्धन, केंद्र सरकार के कई अधिकारी, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। मानसून के दृष्टिगत आयोजित की जा रही कार्यशाला में आपदा से बचाव के साथ ही मानसून 2025 की तैयारियों पर विस्तार से मंथन किया गया है। आपको यही बताते चलें कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्राधिकरण की ओर से देहरादून में कार्यशाला का आयोजन किया गया। सीएम धामी भी पहुंचे। प्रशासन से सभी लोग मानसून से पहले की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। आपदाओं को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसी दृष्टि से कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें सभी पहलुओं पर दिन भर चर्चा हुई है। निष्कर्ष पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और इस दौरान सीएम धामी पहुंचे हुए थे, मानसून की तैयारियों को लेकर आयोजित कार्यशाला में पहुंचे और चर्चा की है। मानसून सत्र के पहले कार्यशाला माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज की जा रही है। इस कार्यशाला में भारत सरकार के जो संस्थान उत्तराखंड में स्थित हैं, हमने जो आपदा के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सभी को आमंत्रित किया गया है। किस प्रकार से आपदा में राहत बचाव के लिए, आपदा से पूर्व तैयारी के लिए और आपदा के बाद जो हम पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं, किस तरह से काम वो हमारी मदद कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। ऋषिकेश में आईडीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत विस्थापित कॉलोनियों के निकट गंगा में 3 नाबालिग नहाने के दौरान डूब गए हैं और एक नाबालिग को स्थानीय युवक ने जान पर खेलकर बचा लिया है, जबकि 2 नाबालिगों को पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने बेहोशी की हालत में बाहर निकाला और एम्स अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक शिव चौक गली नंबर 6 विस्थापित कॉलोनी निवासी 13 साल के अंजलि, 14 साल की नेहा, 10 साल की अंजलि घर से ट्यूशन जाने के लिए निकली थी और रास्ते में कॉलोनी के निकट उनको गर्मी लगी और वे गंगा में नहाने के लिए उतर गए। नहाने के दौरान तीनों गंगा में डूबने लगे। तो वहीं आपको बताते चलें कि पूरा मामला ऋषिकेश से सामने आया, जहां पर नाबालिग नहाने के दौरान डूबा है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची, उनको बाहर निकाला गया और बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया था, जिस दौरान अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में दोनों की मौत हो गई है। और ये पूरा मामला ऋषिकेश से सामने आया है, जहां पर गर्मी लगने के दौरान वो नहाने के लिए उतरे थे और इस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया है और एक स्थानीय ने एक की जान तो बचा ली, लेकिन 2 लोगों की मौत हो गई है। बसंतीपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक स्थानीय पत्रकार प्रकाश अधिकारी के घर में सिलेंडर से अचानक से लगी आग की लपटें उठने लगी। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल के साथ में आग पर काबू पाया। इस दौरान आग बुझाते हुए 2 लोग झुलसे हैं। ग्रामीणों द्वारा आग बुझाने के बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला दिनेशपुर से सामने आया, जहां पर पत्रकार के घर में आग लगने का मामला सामने आया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भयंकर आग लग गई है और आग लगने के बाद में लोग भी यहां पर इकट्ठा हुए। दरअसल आग बुझाने के बाद फायर ब्रिगेड पहुंची हुई थी, लेकिन तब तक आग को स्थानीय लोगों की मदद से बुझाया जा चुका था और इस दौरान 2 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं नैनीताल में 30 अप्रैल को हुए बवाल में शामिल लोगों का पुलिस ने अब चिन्हीकरण शुरू कर दिया है। अब तक 7 लोगों को चिन्हांकित किया गया है। बवाल वाले दिन का वीडियो और फोटो के जरिए उपद्रवियों का चिन्हीकरण हो रहा है। जानकारी के अनुसार ठेकेदार उस्मान पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप के बाद में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया था। इसके बाद गाड़ी पड़ाव एरिया में दुकानों में तोड़फोड़ और कई मुस्लिम युवकों से मारपीट की गई थी। मामले में पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज किए हैं, एक उस्मान के खिलाफ, दूसरा हिंसा में शामिल अज्ञात 30 लोगों के खिलाफ। इसमें अब तक 7 लोगों की पहचान कर धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। रामनगर पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। कई जिलों में फैले वाहन चोर गैंग का खुलासा किया गया है।
रामनगर, काशीपुर, मुरादाबाद और ठाकुर द्वारा जैसे इलाकों में वाहन चोरी की वारदातों से काफी ज्यादा परेशान थे, तो इस दौरान पुलिस सीसीटीवी की मदद से कई संदिग्धों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर छापेमारी की, 17 बाइकें बरामद की हैं। पुलिस की इस कार्रवाई में वरिष्ठ अधिकारी, सादी वर्दी में मुखबिर और जांच टीमों की अहम भूमिका भी सामने आई है। पूरा मामला रामनगर से है, जहां पर चोरी की 17 बाइकों को बरामद किया गया है। वाहन चोर गैंग का अब खुलासा भी कर दिया गया है, जहां पर आए दिन वाहन चोरी की वारदातें सामने आती थी, जिस दौरान पुलिस ने छानबीन की, सीसीटीवी चेक किए और इस दौरान आरोपी अब गिरफ्त में आ गए हैं। रामनगर में काफी समय से वाहन चोरी सक्रिय था। जो अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह था, इसमें कुल 5 व्यक्ति हैं। उस गैंग से एक व्यक्ति जिसका नाम अमन है, आज हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसकी निशानदेही पर हमारे द्वारा कुल 18 बाइकें चोरी की बरामद की गई हैं, जिनमें से 6 गाड़ी रामनगर थाना क्षेत्र से चोरी हुई हैं, एक कालाडूंगी से, एक मुखानी से। इसके अलावा 3 गाड़ी थाना काशीपुर से चोरी हैं और 2 गाड़ी ITI से, एक थाना जसपुर उधमसिंह नगर से है। अन्य गाड़ियां यूपी से अलग अलग स्थानों से चोरी की गई हैं। अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग क्वारक के पास में बने डेंजर जोन को दुरुस्त करने के लिए भारत सरकार ने 86 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है, जिसके तहत 17.14 करोड़ की लागत से स्वायल नदी तल से सुरक्षा के निर्माण कार्य गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं और इस शिकायत पर NH के अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया है। दीवार के निर्माण कार्य का जायजा लिया, साथ ही निर्माण एजेंसियों को कार्य पर लापरवाही बरतने पर फटकार लगाई गई है। गुणवत्ता से निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए हैं। वहीं SE अनिल पांगती ने कहा कि निर्माण एजेंसियों के एंकरिंग वॉल को तोड़वा दिया गया था, सख्त चेतावनी दी गई थी। निर्माण कार्य को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही की गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अधीनस्थ अधिकारियों को निर्माण कार्य गुणवत्ता से कराने के निर्देश दिए हैं। गुणवत्ता को लेकर सवाल नहीं, उन्होंने एक गलती कर दी थी जिसको हमने तोड़वा दिया है, उसके बाद सही कर दिया गया उस जगह को। और वैसे हमारी और जगह जहां पर काम चला गुणवत्ता से चल रहा है। इसमें हमें गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा किसी भी हालत में। हमारे AEJ हमेशा डिप्यूट रहते हैं यहाँ पे वर्किंग के समय। एक्शन साहब भी बार बार यहाँ का दौरा करते रहते हैं, अपनी क्वालिटी को मॉनिटर करते रहते हैं। ये हमारा 17 करोड़ का सैंक्शन था, उस लागत से हमारी बन रही है। उसमें कुछ हमारे टेंडर कॉस्ट 8 करोड़ करीबन का। जिलाधिकारी सबील बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय राजस्व संवर्धन और अनुश्रवण समिति की मासिक बैठक हुई, जिसमें रेखीय विभागों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने और कर अपवर्जन और राजस्व हानि की रोकथाम और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। DM सबील बंसल ने कहा कि राज्य के लिए गवर्नेंस तभी महत्वपूर्ण होता है जब राजस्व उपलब्ध हो, क्योंकि राजस्व ही राज्य के विकास, सेवाओं और बुनियादी ढांचे को चलाने के लिए आवश्यक धन प्रदान करता है। जिलाधिकारी ने कर राजस्व और गैर कर राजस्व हेतु शासन द्वारा विभागों के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल करने और राजस्व स्रोतों को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। भीमताल में विधायक राम सिंह खेड़ा ने बाईपास नगर कवरिंग के कार्य का निरीक्षण किया है। करीब 7 करोड़ 95 लाख रुपए से निर्मित बाईपास की गुणवत्ता को देखने के लिए विधायक मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यदायी संस्था से नहर कवरिंग की जानकारी ली है। दरअसल लंबे समय से बाईपास नहर कवरिंग का कार्य अधर में लटका हुआ था, जिसकी वजह से कुमायूं क्षेत्र की ओर से जाने वाले लोगों को जाम की समस्या होती थी। लेकिन अब नहर कवरिंग से कुमायूं क्षेत्र को जाने वाले वाहनों को बाजार होते हुए नहीं जाना पड़ेगा। वहीं कैची धाम आने वाले पर्यटकों के लिए भी समय की बचत होगी। सालों पुरानी समस्या थी हमारे भीमताल नगर की कि बाईपास नहर कवरिंग होना चाहिए, क्योंकि
पर्वतीय क्षेत्र में पूरे पहाड़ का आवागमन हमारे भीमताल से होता है, चाहे पिथौरागढ़ जिला हो, चाहे चंपावत हो, चाहे फिर बागेश्वर हो, चाहे जितने भी जिले पहाड़ के हैं, हमारे भीमताल से ही ट्रैफिक जाता है। और कैंची धाम में बड़ी मात्रा में देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और उससे श्रद्धालुओं के आने की वजह से भी भीमताल में लोड बहुत हो रहा है। तो ये बाईपास नहर कवरिंग के लिए हमारे भीमताल नगर पालिका क्षेत्र के और भीमताल वासियों की पुरानी मांग थी, जिसको इस बार माननीय पुष्कर धामी जी के आशीर्वाद से और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आशीर्वाद से नहर कवरिंग की जो पुरानी मांग थी वो पूरी हुई है। तो वहीं केदारनाथ धाम की यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर टिकट के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल शिकायतकर्ता हिमांशु राय अग्रवाल निवासी भोपाल ने थाना गुप्तकाशी में शिकायत दी थी। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ में केदारनाथ धाम यात्रा का प्लान बनाया था और उनके किसी परिचित के माध्यम से श्रीनगर गढ़वाल निवासी व्यक्तियों से संपर्क हुआ, जिन्होंने उन्हें प्रति टिकट पर 25,000 बताकर कुल 50,000 रुपए लिए। आरोप यह भी है कि उन्हें दूसरे के नाम पर फर्जी आधार कार्ड, जिसमें कि इनके फोटो लगे हुए थे, टिकट दिलाते हुए सी टिकट का आधार कार्ड के विवरण से यात्रा कराने के लिए बताया है। और साथ ही शिकायतकर्ता के साथ हुई कालाबाजारी, बेईमानी, जालसाजी संबंधी तथ्यों के आधार पर थाना गुप्तकाशी में मुकदमा भी दर्ज हुआ। साथ ही जांच के दौरान पुलिस ने सुरागसी पतारसी सर्विलांस की मदद से हेली टिकट ठगी के गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। केदारनाथ धाम में जो हेली सर्विस चलती है, इसको लेके जो हेली टिकट है, जिसमें 2 प्रकार के मुख्यतः फ्रॉड होते हैं। एक साइबर फ्रॉड से होता है, जो साइबर ठग द्वारा किया जाता है, और एक ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू टिकट जाते हैं। तो इसमें दोनों के लिए हमने अलग अलग स्ट्रेटेजीज बना के इसमें फाइट किया। साइबर की अगर बात करूं तो पिछले साल हमें लगभग 650 कंप्लेंट मिली थी। इस साल अभी वो लगभग 12 से 13 है। तो हमारी जो डिजिटल वॉलंटियर और साइबर की टीम है, उसने अच्छा काम इस बार किया है। जो अभी का करंट केस है, ये ब्लैक मार्केटिंग से कंसर्न है और इसमें लगभग 20 से 25,000 रुपए लेके एक पर्टिकुलर लूपहोल इस पूरे सिस्टम में मिल गया कि जिसको एक्सेस है उस पर्टिकुलर डेटाबेस का या टिकट अवेलेबिलिटी का, उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। तो हमने इसमें 2 FIR पिछले 10 दिनों में लिखी थी। दोनों में भी विवेचना प्रगति बहुत अच्छे स्तर पे है। दोनों अलग अलग गिरोह हमने ट्रेस किए और इसमें अब गिरफ्तारी हमने शुरू कर दी। और उसी का सक्सेस के तौर पे जिस पर्टिकुलर बंदे द्वारा 50,000 रुपए 2 टिकट्स के लिए लिए गए थे, उनकी हमारे द्वारा आज गिरफ्तारी की गई। और ये इसमें अलग अलग SOP सामने आ रही है, अलग अलग कंप्लेंट सामने आ रही है। जैसे इस केस में इन्होंने टिकट्स किसी नाम पे बुक करके फिर जब भी आपको कोई रिक्वेस्ट आती है तो उनके फर्जी आधार कार्ड वगैरह बना के पूर्व में निकाले हुए टिकट के नाम पे नए गेस्ट को भेजने का या नए यात्री को भेजने का प्रयास किया गया। काशीपुर के रजा कॉलोनी में आसिफ राजा के शटरिंग गोदाम आग का तांडव देखने को मिला है। बताया यह भी जा रहा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से गोदाम में आग लगी है और जिसके बाद सूचना मिलते ही जसपुर और काशीपुर दमकल टीम मौके पर पहुंची। 10 वाहनों की मदद से 5 घंटे की मेहनत के बाद में आग पर काबू पाया गया। साथ ही जानकारी के मुताबिक आग लगने से करोड़ों रुपए का सामान भी जलकर खाक हो गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सर्वर खेला में आग लगी सूचना आई तो मैंने 2 गाड़ी वहां से भेजे, फायर सर्विस जसपुर से। जब उसके बाद पहुंचे तो आग बड़े विकराल रूप ले ली थी। तो उसके बाद काशीपुर फायर स्टेशन से भी गाड़ी आई और फैक्ट्री से गाड़ी मंगाई गई। तो 4-5 घंटे लग गए सर इसमें आग बुझाने में। फिर उसके बाद मालिक, जो इनके मालिक थे, इनसे पूछा गया है कि कितना नुकसान है। लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ के लगभग बता रहे थे। चलो जांच पड़ताल के बाद जितना भी आग देख लेंगे सर। आग पूर्ण रूप से बुझाएगा, हम चले गए थे सर। बीती रात जो है लगभग 7 बजे मेरे को जानकारी मिली कि मेरा एक स्टोर है, वहां पर धुआं उठ रहा है। मेरे को एक व्यक्ति ने बताया। मैं वहां गया, मैंने देखा तो वहां पर मैंने पूरी कोशिश की आग बुझाने की, लेकिन वहां पर जो है आग हल्के हल्के बढ़ती गई। मैंने फोन किया फायर स्टेशन में तो उनकी गाड़ी जो है नहीं आ पाई। उन्होंने बताया कि यहाँ पर हाइट बैरियर है और हम दूसरी साइड से आ रहे हैं तो वहां पर रेलवे क्रॉसिंग बंद है। तो जसपुर फोन किया, लगभग काफी देर हो गई, 40 मिनट देर हो गए। फिर मैंने SDM साहब को फोन किया। लोकल से जो है फैक्ट्रियों से गाड़ियां आई। फिर लगातार उन्होंने 5 घंटे तक मशक्कत की और उसमें जो है
लगातार आग को बुझाया, लेकिन आग ने काबू नहीं पाया। ऋषिकेश में चोरों के हौसले बुलंद हैं। सड़क किनारे खड़ी एक कार का शीशा तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जहां पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं अब इस घटना के बाद में लोगों में हड़कंप मच गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी लोग पुलिस से रात को गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडे ने कहा कि चोरी की वारदात की कोई भी जानकारी पुलिस के पास नहीं पहुंची है और इसके बावजूद सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। तो वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि इन घोषणाओं को जल्द ही पूरा किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री की योजनाओं को सबसे पहले पूरा किया जाए, जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी योजनाओं की जानकारी पोर्टल पर लगातार अपडेट की जाए, विभाग भी अपनी प्रगति देख सके। साथ ही विभागों को भी अपनी काम की स्थिति मुख्यमंत्री घोषणा सेल को समय समय पर बतानी होगी। उन्होंने शासन को भी कहा कि टीएसी और ईएफसी से भी जुड़े सभी प्रस्ताव 1 महीने के अंदर निपटाए जाएं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष बनने के बाद में हेमंत द्विवेदी पहली बार हल्द्वानी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। हेमंत द्विवेदी को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी, उनकी कार्यशैली को सराहा और हेमंत द्विवेदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार का आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें जो भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि अब तक 36 लाख से अधिक श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और बद्रीनाथ के साथ साथ केदारनाथ धाम में भी अब तक 11 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो बद्रीनाथ, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर जो हम समिति है, एक बहुत बड़ा धाम हमारा जो है कि यहाँ पर पूरे देश के अंदर, देश नहीं पूरी दुनिया से यहाँ पर लाखों तीर्थयात्री यहाँ पर तीर्थयात्रा के लिए आते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उनके मार्गदर्शन में और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में यात्रा बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी प्रकार से चल रही है। कल तक जहां अभी तक 36 लाख लोगों ने जो है कि पंजीकृत जो है कराया अपने आप को, और आज सुबह तक 11 लाख लोगों ने श्री बद्रीनाथ जी और श्री केदारनाथ जी में दर्शन किए हैं। हम सब उसके लिए वचनबद्ध हैं कि देश दुनिया से आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को सुगम और सरल जो है कि दर्शन की व्यवस्था कराएं। हल्द्वानी में आगामी 1 जून को कांग्रेस भव्य जय हिंद यात्रा करने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के चलते कांग्रेस इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी में जुटी है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, बल्कि सैनिकों के सम्मान की रैली है। आर्य ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी भी इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रैली निकाल रही है, लेकिन वो पूरी तरीके से राजनीतिक लाभ लेने की होड़ में है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी 1 जून को जय हिंद यात्रा में जुटने और सेना को धन्यवाद देते हुए बीजेपी का पर्दाफाश करने का आह्वान किया है। 1 जून और कांग्रेस द्वारा आयोजित जय हिंद रैली हमारे शौर्य, पराक्रम, वीरता के प्रतीक, हमारे सैनिक जिन्होंने हमेशा देश की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सीमा की सुरक्षा की है और आज भी हम सुरक्षित हैं, अपने सेनाओं पर हमें गर्व है। उसी को लेकर कांग्रेस 1 जून को ऐतिहासिक रैली करने जा रही है, जिसमें हम जो हमारे सैनिक हैं, पूर्व सैनिकों का, उनके परिवारों का, उनके परिजनों का सम्मान करना चाहते हैं, उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।